कभी भीमबेटका की किसी गुफा में अंधेरे में खड़े होकर सोचिएगा। हजारों साल पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी और दक्षिण एशिया के पहले इंसान पत्थर की दीवारों पर अपनी दुनिया बना रहे थे। जंगली बैल, हिरण, नाचते गाते लोग, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये उस जमाने से सीधे हम तक भेजे गए मैसेज है। और यही बात इन चित्रों को इतना असाधारण बनाती है। ये सिर्फ कला नहीं, ये एक तरह से एक टाइम कैप्सूल है। हमें यह समझने का मौका मिलता है कि उन लोगों के लिए क्या जरूरी था, वो दुनिया को कैसे देखते थे। बिल्कुल। और आज हम इसी टाइम कैप्सूल में एक लंबा सफर करने वाले हैं। हम दक्षिण एशिया की कहानी के शुरुआती पन्ने पढ़ेंगे। सफर शुरू होगा पत्थर के पहले औजारों से और खत्म होगा इस सबकॉन्टिनेंट के पहले शानदार शहरों पर। हाँ, हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि एक शिकारी और कंदमूल पर जीने वाला समाज धीरे धीरे शहर बसाने और हजारों लोगों को एक साथ चलाने वाली सभ्यता में कैसे बदल गया। ये इंसानियत के सबसे बड़े बदलावों में से एक की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्षेत्र में इंसानों की कहानी कितनी कितनी पुरानी है। हमारे स्रोत कहते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों में 26 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। 26 लाख साल, ये सोचना भी मुश्किल है ना? हाँ, इस समय के फैलाव को समझना बहुत जरूरी है। यूं समझिए कि अगर इंसानियत का पूरा इतिहास 24 घंटे का हो, तो हम अभी सुबह के पहले कुछ मिनटों की ही बात कर रहे हैं। ये था पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज। करोड़ों साल तक जीवन लगभग एक जैसा ही रहा। लोग छोटे छोटे झुंड में घूमते थे, शिकार करते थे और कुदरत से जो मिलता उसी पर गुजारा करते थे। लेकिन फिर प्रकृति ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। करीबन 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में टोबा ज्वालामुखी में एक महाविस्फोट हुआ। कहते हैं कि ये इतना भयानक था कि पूरी धरती पर सालों तक ज्वालामुखी की राख छाई रही, सूरज की रोशनी तक रुक गई थी। तो क्या इसने उस वक्त के इंसानों का सफाया कर दिया? कई सालों तक यही माना जाता था, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश में जवालापुरम नाम की एक जगह ने सारी कहानी ही बदल दी। वहां पुरातत्वविदों को जमीन में दबी ज्वालामुखी की राख की एक मोटी परत मिली और यहां पर ही सबसे हैरान करने वाली खोज हुई। उन्हें उस राख की परत के नीचे भी पत्थर के औजार मिले और उसके ऊपर भी। एक मिनट, इसका मतलब है कि वो उस महाविनाश के बीच भी जिंदा रहे? बिल्कुल। और ये हमें इंसानियत के बारे में एक बहुत ये तो कमाल है। गहरी बात बताता है। हम सोचते हैं कि हम कितने नाजुक हैं, लेकिन ये सबूत दिखाता है कि इंसान शुरू से ही बेहद लचीले और जुझारू रहे हैं। टोबा जैसी महाआपदा भी हमें मिटा नहीं सकी। ये टिके रहने की, हार ना मानने की जिद ही शायद हमारी सबसे बड़ी विरासत है। तो इंसान बच गए, और सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि बदलते माहौल के साथ उन्होंने खुद को और बेहतर बनाया। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया एक बार फिर बदल रही थी। इस बार ज्वालामुखी से नहीं बल्कि बर्फ पिघलने से। इस नई गर्म दुनिया का उनकी जिंदगी पर क्या असर हुआ? ये मध्यपाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज की शुरुआत थी। जब बर्फ पिघली और जंगल फैले तो बड़े जानवरों की जगह छोटे तेज जानवर आ गए। अब वो पुराने भारी पत्थर के भालों से काम नहीं चलने वाला था। तो इंसानों ने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स, ये क्या थे? आप इन्हें उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ का हिस्सा समझ सकती हैं। ये पत्थर के बहुत छोटे तेज ब्लेड जैसे टुकड़े होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर तीर, भाले, चाकू या आरी जैसा कुछ भी बनाया जा सकता था। इसने शिकार को बहुत ज्यादा प्रभावी बना दिया। अब वो सिर्फ बड़े नहीं बल्कि छोटे और तेज जानवरों का भी आसानी से शिकार कर सकते थे। और इसी दौर में हमें भीमबेटका की वो शानदार पेंटिंग्स मिलती हैं। उन गुफाओं में बने चित्र हमें क्या बताते हैं? क्या वे सिर्फ शिकार के बारे में सोचते थे? नहीं, वे उससे कहीं ज्यादा गहरी बातें बताते हैं। हाँ, शिकार के दृश्य बहुत हैं, गौर जंगली बैल और चीतल जैसे जानवर हैं, लेकिन साथ ही उनमें नाचते गाते लोगों के समूह हैं, शहद इकट्ठा करने के दृश्य हैं, यहाँ तक कि परिवार के चित्र भी हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ पेट भरना ही जरूरी नहीं था। समुदाय, उत्सव और शायद आध्यात्मिकता भी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी। वो अपने जीवन को जी रहे थे, सिर्फ काट नहीं रहे थे। तो अब तक लोग शिकार में माहिर हो चुके थे, कला बना रहे थे, समुदायों में रह रहे थे, लेकिन अगला कदम इतना बड़ा था कि उसने इंसानियत की कहानी की दिशा ही बदल दी। इसे नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है,
इसका असल मतलब क्या था? इसका मतलब अगर एक लाइन में कहें तो ये है, प्रकृति से भोजन लेने की जगह प्रकृति के साथ मिलकर भोजन पैदा करना। ये वो पल था जब इंसानों ने पहली बार खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार था। इसी एक बदलाव ने हमें खानाबदोश जिंदगी से निकालकर बसे हुए गांव और फिर शहरों की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। पर ये हुआ कैसे होगा? क्या किसी को एक सुबह उठकर खेती करने का आइडिया आया? ये तो बहुत बड़ा मानसिक बदलाव लगता है। नहीं, ये अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। असल में एक्सपर्ट्स के बीच इस पर आज भी बहस होती है। एक सोच ये है कि मौसम बदला, बर्फयू खत्म हुआ तो खेती के लिए जमीन और हालात बेहतर हो गए। दूसरी सोच कहती है कि आबादी इतनी बढ़ गई कि सिर्फ शिकार से सबका पेट भरना नामुमकिन हो गया, तो खेती एक मजबूरी बन गई। और कोई थ्योरी? एक तीसरी, और मुझे ये बहुत दिलचस्प लगती है, वो ये है कि शायद इंसानों ने पहले सामाजिक या धार्मिक कारणों से बड़ी बस्तियों में एक साथ रहना शुरू किया और फिर उस बड़ी भीड़ का पेट भरने के लिए खेती एक समाधान बनकर उभरी। मतलब जरूरत ने नहीं, बल्कि एक साथ रहने की चाहत ने खेती को जन्म दिया। जो भी वजह रही हो, ये एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी। तो ये सब तो थ्योरी की बातें हुई, लेकिन जमीन पर हकीकत में हमें इस बहुत बड़े बदलाव के पहले निशान कहाँ दिखाई देते हैं? दक्षिण एशिया में वो कौन सी जगह है जहां हम कह सकते हैं हाँ, यहां से कहानी बदलनी शुरू हुई? उसके लिए हमें चलना होगा मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये वो जगह है जहां हमें भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और गांव बसाने के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिलता है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। ये इलाका इतना उपजाऊ था कि इसे बलूचिस्तान का ब्रेड बास्केट यानी अन्न का कटोरा कहा जाता था। मेहरगढ़ इतना खास क्यों है? वहां ऐसा क्या मिला जो कहीं और नहीं मिला? 1970 के दशक में जब फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम ने वहां खुदाई की, तो उन्हें एक ही जगह पर बस्तियों की 7 परतें मिली, एक के ऊपर एक। ये दिखाता है कि वहां हजारों सालों तक लगातार इंसान रहते रहे और विकसित होते रहे। मतलब हम उनके विकास को अपनी आंखों से देख सकते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। सबसे निचली परत में, जो सबसे पुरानी है, हमें खेती के सबूत तो मिलते हैं, जैसे जौ और गेहूं, लेकिन मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते। लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। जैसे जैसे हम ऊपर की परतों की ओर बढ़ते हैं, हमें मिट्टी के बर्तन दिखाई देने लगते हैं, जो खाना पकाने और अनाज जमा करने के लिए एक बड़ी खोज थी। फिर हमें तांबे के इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं। ये ताम्रपाषाण काल था, चैल्कोलिथिक एज, जब इंसान पत्थर और धातु दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। हमारे स्रोतों में मेहरगढ़ से मिली किसी सबसे हैरान करने वाली चीज का जिक्र है। हाँ, वहां कपास के जले हुए बीज मिले हैं। यह दुनिया में कपास की खेती के शुरुआती सबूतों में से एक है। अच्छा। सोचिए, आज कपड़ा उद्योग जितना बड़ा है, उसकी जड़ें शायद मेहरगढ़ जैसे गांव में हैं। इसके अलावा वहां शवों को गहनों के साथ दफनाने के सबूत भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी एक सामाजिक संरचना थी, कला थी, और शायद वे मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते थे। मेहरगढ़ ने उस सभ्यता की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया की महानतम सभ्यताओं में से एक बनी। और वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ एक गांव था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की कहानी है। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ये दुनिया की 3 महान शुरुआती सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसका सबसे विकसित दौर करीबन 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। इसकी वो कौन सी बातें थीं जो इसे इतना आधुनिक बनाती हैं? सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात है उनकी शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग। ये एक कांस्य युगीन मतलब ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे उनके शहर ऐसा लगता है जैसे किसी आर्किटेक्ट ने बनाए हों। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, एक ग्रिड पैटर्न बनाती थीं। हर घर में अपना बाथरूम और कुआं होता था, और घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर के बाहर जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो वहां 4500 साल पहले थी। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि उनके पास एक बहुत ही शक्तिशाली और संगठित सरकार रही होगी जो ये सब नियंत्रित करती थी। निश्चित रूप से बिना किसी सेंट्रल प्लानिंग के इतने बड़े पैमाने पर निर्माण संभव ही नहीं है। और इस सभ्यता बहुत विशाल थी। ये मिस्र या मेसोपोटामिया
दोनों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी, आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक। और वो व्यापार के भी महारथी थे। उनकी बनी मोहरें मतलब सील्स और मनके हमें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक में मिलते हैं। उन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी संस्कृति, उनके विश्वासों के बारे में हम क्या जानते हैं? शुरुआती खुदाई के आधार पर पुरातत्वविद जॉन मार्शल का मानना था कि वे एक पुरुष देवता, जो शायद शिव का शुरुआती रूप थे, और एक मातृ देवी की पूजा करते थे। जानवरों की पूजा भी होती थी, खासकर ज़ेबू बैल की, जिसकी तस्वीरें उनकी मोहरों पर बहुत मिलती हैं। और मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो शायद किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब आते हैं उस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी लिखावट, सिंधु लिपि। हमारे पास उनकी हजारों मोहरें हैं जिन पर कुछ लिखा है, पर आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। और यही बात इतिहासकारों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम उनके शहर देख सकते हैं, उनकी कला देख सकते हैं, पर हम उनकी भाषा, उनकी कहानियां, उनके विचार वो नहीं पढ़ सकते। ये एक बंद किताब की तरह है। लेकिन मैंने हमारे एक स्रोत में पढ़ा कि हाल ही में किसी ने इसे पढ़ने का दावा किया है। किसी ने क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके इसे संस्कृत से जोड़ा है। हाँ, ऐसे दावे समय समय पर सामने आते रहते हैं, और ये दिखाता है कि लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए कितने उत्सुक हैं। लेकिन हमें यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिस दावे का आप जिक्र कर रही हैं, उसे अकादमिक समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है। उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और उसकी किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ ने समीक्षा नहीं की है। तो फिलहाल सिंधु घाटी के लोगों की आवाज खामोशी है। ये रहस्य आज भी बरकरार है। हर महान सभ्यता का एक अंत होता है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इन शानदार शहरों का क्या हुआ? वे अचानक वीरान क्यों होने लगे? क्या कोई हमला हुआ था? पहले ये थ्योरी बहुत लोकप्रिय थी कि आर्यों ने हमला करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन अब इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। आज ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई मुसीबतों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सबसे बड़ा विलन शायद जलवायु परिवर्तन था। जलवायु परिवर्तन तब भी? हाँ, सबूत बताते हैं कि लगभग 4200 साल पहले पूरे क्षेत्र में एक भयंकर सूखा पड़ा, जो सदियों तक चला। मानसून का पैटर्न बदल गया, जिससे खेती तबाह हो गई, और उनकी अर्थव्यवस्था की नींव ही कृषि थी। जब अनाज उगना बंद हो गया तो शहरों का ढांचा चरमराने लगा। और क्या वजह थी? लोगों ने शायद अपनी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा जंगल काट दिए थे, जिससे जमीन का कटाव बढ़ा। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। माना जाता है कि घग्गर हाकरा नदी, जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थीं, वो या तो सूख गई या अपना रास्ता बदल लिया। जब पानी और अनाज ही नहीं रहा तो व्यापार भी ठप हो गया। लोग इन बड़े शहरों को छोड़ के छोटे गांवों की ओर जाने लगे। तो मतलब सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लोग गायब नहीं हुए? नहीं, ये कहना ज्यादा सही होगा कि सभ्यता का शहरी रूप खत्म हो गया, लेकिन संस्कृति जिंदा रही। इसे पतन से ज्यादा स्थानीकरण मतलब लोकलाइजेशन का दौर कहा जाता है। बड़ा शहरी नेटवर्क टूट गया, लेकिन लोग पूर्व की ओर गंगा के मैदान की तरफ चले गए, जहां सदियों बाद भारत के दूसरे महान शहरों का उदय हुआ। तो एक तरह से सिंधु घाटी की विरासत खत्म नहीं हुई, बस उसने अपना रूप बदल लिया और भारत के दूसरे हिस्सों में फैल गई। तो हमने 26 लाख साल पहले के पत्थर के औजारों से शुरू करके दुनिया के सबसे पहले और सबसे सुनियोजित शहरों के पतन तक का सफर तय किया। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि ये प्रगति की कोई सीधी लाइन वाली कहानी नहीं है। ये अनुकूलन की, एडेप्टेशन की कहानी है। ये दिखाती है कि इंसान हमेशा से बदलते पर्यावरण और चुनौतियों का सामना करता आया है। जब हालात मुश्किल हुए तो उसने नई तकनीकें बनाई, और जब शहर रहने लायक नहीं रहे तो उसने नए घर खोज लिए। भीमबेटका की कला से लेकर मोहनजोदड़ो की इंजीनियरिंग तक, इन शुरुआती लोगों की विरासत ने ही बाद की सभी सभ्यताओं की नींव रखी। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हम नहीं जानते कि सिंधु घाटी के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, पर हम ये जानते हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैला था। तो ये सोचने वाली बात है कि उनकी पहचान कितनी स्थानीय थी और कितनी उस जमाने के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा होने से बनी थी। क्या वे खुद को सिर्फ अपनी नदी या शहर का वासी मानते थे, या एक बड़ी आपस में जुड़ी हुई दुनिया का हिस्सा?